हम डार्विनियन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। डार्विन्स का मैंने बता दिया था आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, और डार्विन ने जो एडिशनल थ्योरी बताए थे सेक्सुअल सिलेक्शन का, आवाज आ रही है सबको? सेक्सुअल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये सब बताया था डार्विन ने। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, एग्जांपल्स कहते हैं डार्विनियन थ्योरी का। देखो एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे इसमें काफी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसका नाम है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहता है। और कैटलवेल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है उसको। देखो इसको कैटलवेल एक्सपेरिमेंट भी कहता है। और ये एक्सपेरिमेंट लगभग 1953 से 1955 में कंडक्ट किया गया था। डार्विनियन थ्योरी के ही फेवर में किया गया था। देखो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो एक्सपेरिमेंट है, कैटलवेल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस टाइम पर इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। और उसने क्या किया था, देखो उसने मैनचेस्टर के आसपास के दो अलग अलग एरियाज में, जैसे मान लो कैटलवेल ने क्या किया, दो अलग अलग हैबिटेट सेलेक्ट किया। देखो इसमें मान लो ये हैबिटेट ए है और ये मान लो ये हैबिटेट बी है, ए एंड बी। और हैबिटेट ए जो है, देखो ये पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और ये अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। देखो मतलब इस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं है। ये दो अलग अलग तरह का हैबिटेट है। देखो पॉल्यूटेड है और अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। और उसने क्या देखा कि जो अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है वहां जो प्लांट्स वगैरह हैं, वहां के प्लांट्स पे देखिए ऐसे, और यहाँ के प्लांट्स के ऊपर एक रिमार्केबल डिफरेंस देखा उसने। क्या कि दोनों हैबिटेट के प्लांट्स में एक रिमार्केबल डिफरेंस था, वो ये कि जो प्लांट अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में था, यहाँ पर इसके प्लांट के ऊपर, इसके स्टेम के ऊपर लाइकेंस का काफी ज्यादा ग्रोथ था। देखो लाइकेंस का डिपोजिशन है, देखो इसके ऊपर। तो जहां पे पॉल्यूशन नहीं है उस इन्वायरमेंट में, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस इन्वायरमेंट में लाइकेंस का ग्रोथ है, मतलब वो एक अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में लाइकेंस ग्रो नहीं करता। और आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि लाइकेंस को इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन कहा जाता है। अगर लाइकेंस है तो मतलब पॉल्यूशन नहीं है, अगर लाइकेंस नहीं है तो इसका मतलब वो इन्वायरमेंट क्या बताओ पॉल्यूटेड होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए ये अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है और ये पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। इस प्लांट के बार के ऊपर, स्टेम के ऊपर लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहा। अब देखो क्या किया कैटलीवेल ने, क्या किया देखो, मौत का कुछ सैंपल लिया उसने। मौत एक तरह का, इसको आप डिस्टेंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। इस मौत का साइंटिफिक नेम क्या था बताओ? डिस्टेंट बैक्टीरिया। और तो ये जो डिस्टेंट बैक्टीरिया है,
इसको पेपर्ड मॉथ भी कहते हैं, इसी को पेपर्ड मॉथ भी कहा जाता है। इसका दो मतलब थोड़ा सा लाइट कलर के मॉथ थे और डार्क कलर का मॉथ था, देखो, और इन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन देखो, मान लो कि 100 लाइट और 100 डार्क, ये 200 सैंपल लिया उसने और ये 200 सैंपल उसने यहां रिलीज किया और इतना ही 200 सैंपल इसने यहां रिलीज किया, लाइट वाला भी और डार्क वाला भी। मैं क्या बोल, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया क्या हुआ है कि दोनों ही इन्वायरमेंट में उसने इक्वल नंबर में लाइट कलर वाला और डार्क कलर वाला मॉथ रिलीज कर दिया उसने, ठीक है। और उस मॉथ का उसने कुछ ना कुछ इसमें इंडिकेटर दिया हुआ था कि ये लाइट कलर का मॉथ है, ये डार्क कलर का मॉथ है, कुछ इंडिकेटर्स थे जो उसने उस इन्वायरमेंट में रिलीज किया था, कुछ ना कुछ उसने एक मार्क लगा दिया था कि ये इंसेक्ट उसने उस इन्वायरमेंट में रिलीज किया हुआ है, जो ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सकें दूसरे वाले इंसेक्ट के साथ, ठीक है। और वो हर दिन ये 200 एक्सपेरिमेंट करता था ये, और मतलब मैं नंबर ऐसे 200 नहीं था, लेकिन रिजल्ट क्या देखा उसने यहाँ पर कि जब वो इस इन्वायरमेंट में उसने इसको रिलीज किया तो क्या देखा, आफ्टर फ्यू डेज, और ये एक्सपेरिमेंट कई बार रिपीट किया उसने, और यहां भी आफ्टर फ्यू डेज उसने क्या देखा कि ट्रैप मेथड से उसने अब रेंडमली क्या किया, उसने उस इंसेक्ट को यहां से इकट्ठा किया, ट्रैप मेथड लगाया उसने ताकि वापस उस इंसेक्ट को पकड़ा जा सके। उसने क्या देखा कि जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट था यहाँ पर लाइट कलर वाले केवल अगर देखा जाए तो सपोज करो लाइट कलर वाले को ट्रैप कर पाया केवल 20, और डार्क वाले को वो कैप्चर कर रहा था मान लो 90 के आसपास। देखिए मतलब लाइट का नंबर यहाँ क्या हुआ बताओ, वो डिक्रीज कर गया है, और डार्क वाला देखो यहाँ पर कितना ट्रैप हो चुका है 90, और जहां पे पॉल्यूशन नहीं था यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइट वाला जो ट्रैप हुआ, देखो लाइट वाला यहाँ पे कितना ट्रैप हो रहा है देखो 90, और डार्क वाला यहाँ पे कितना ट्रैप हुआ बताओ 10। अब देखो एक्सपेरिमेंट का फर्क समझिए पहले आप, ऐसा क्यों हुआ कि जिस इंसेक्ट को रिलीज किया गया और जब उसे कैप्चर किया गया तो वो नंबर एक जैसा नहीं था, रिलीज किया गया था इक्वल नंबर में, तो ट्रैप भी इक्वल नंबर में होना चाहिए था, पर ट्रैप में ऐसा हुआ नहीं। जहां पे पॉल्यूशन था, जहां पे पॉल्यूशन था उस जगह पर उसने क्या देखा कि लाइट वाला का जो नंबर है देखो वो कम है, और डार्क वाले का नंबर ज्यादा ट्रैप हो रहा है, और यहां देखो उल्टा हो रहा है। तो उसने रेफरेंस क्या निकाला देखो इसका कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां जो, अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर मान लो एक डार्क कलर इंसेक्ट है, मान लो देखो मैं ब्लू को डार्क मान रहा हूं, ये मान लो ये डार्क इंसेक्ट है मान लो, और ग्रीन को मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं, लाइट से दिखा रहा हूं इससे, ये ग्रीन है मान लो, ये लाइट वाला इंसेक्ट है, देखना तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर डार्क क्या करेगा बताओ, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इसको कैमोफ्लेज कहा जाता है, प्रोटेक्शन हो गया इसका ना, यहाँ पर डार्क इजली डार्क से मैच कर जाता है। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं यहाँ पर, ये जो प्रेडेटर है ये इस इंसेक्ट को देख नहीं पाता, लेकिन ये लाइट डार्क पे अगर कोई लाइट बैठा हुआ है तो आसानी से नजर आएगा वो। तो प्रेडेटर्स ने इसको तो इजीली कैच कर लिया, उसको खा गया वो, लेकिन डार्क वाले को देख नहीं पाया वो, क्योंकि वो डार्क वाला अपने बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा था। तो डार्क वाला तो बच जाएगा यहाँ पर ना, क्योंकि उल्टे में क्या हो बताओ, अगर ये लाइट बैकग्राउंड है, क्योंकि लाइकेंस का कलर लाइट होता है और जो उसके पीछे बार्क है जो स्टेम का पार्ट वो डार्क होता है, तो यहाँ तो लाइट है ना, यहाँ पर अगर लाइट पे लाइट बैठ जाए तो आपको नजर आएगा क्या, यहाँ पर ये नजर नहीं आएगा। देखो ये यहाँ पे ब्लेंड कर रहा है, लाइट में लाइट मैच कर गया,
लेकिन यहीं पे मान लो अगर कोई डार्क बैठ जाए तो ये तो नजर आएगा ना। तो जिस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन था वहां पर लाइकेंस नहीं था, तो प्लांट के कलर के साथ, प्लांट के स्टेम की कलर के साथ वो इंसेक्ट वहां पे मैच कर रहा था। तो नेचर का वहां पर जो सिलेक्शन प्रेशर होगा, नेचर का जो एक रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा बताओ? वहां पे ज्यादा एडेप्टेशन किस चीज का है बताओ? जहां पे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है वहां पे ज्यादा एडेप्टेशन डार्क वाले का है, और जहां पे पॉल्यूशन नहीं है वहां पे ज्यादा एडेप्टेशन लाइट वाले का है। और देखो क्या किया गया, एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, 100 इंसेक्ट को छोड़ दिया, और कुछ समय के बाद, मतलब उसके कई जनरेशन उसके रिपीट हुए, और बाद में क्या देखा यहाँ पर कि जो लाइट का नंबर था वो मान लो 100 से केवल 200 हुआ, लेकिन जो डार्क का नंबर था वो, देखिए यहाँ पर, वो 100 से यहाँ पे मान लो 10,000 हो गया। तो ट्रिमेंडस इंक्रीज कहते हैं। देखो लाइट वाला खत्म नहीं हुआ है, लाइट उस रेट से ग्रो नहीं कर पाया जिस रेट से यहाँ डार्क ग्रो कर रहा है। और दूसरे में देखिए उल्टा हो रहा है कि जो लाइट वाला था, देखो अगर आफ्टर 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 सेवरल मेनी जनरेशंस के रिपीट होने के बाद देखा गया है कि उसने 100 इंसेक्ट को छोड़ दिया वहां पर, और कई महीनों के बाद उसने वापस एक सर्वे किया वहां पर। उसने क्या देखा कि लाइट का नंबर यहाँ पर अगर 100 था, तो ये यहाँ ट्रैप कितना हो रहा है देखो, 10,000 के आसपास। और डार्क अगर 100 था तो ये इंक्रीज केवल यहाँ 150 हो रहा है देखो। यही तो है सिलेक्शन, कहते हैं इसको, कि नेचर ऐसे एडेप्टेशंस को प्रमोट करता है जिसका इन्वायरमेंट के साथ मैचिंग ज्यादा अच्छा हो। मतलब जो इन्वायरमेंट में अपने आप को जो फिट कर लेता है, ये उसके लिए सुटेबल वेरिएशन है। और ऐसे वेरिएशन ज्यादा प्रोपिगेट करते हैं, उनका नंबर बहुत ज्यादा का हो गया। देखो 100 से 10,000 पहुंच गया ना, और ये 100 से कहां पहुंचा बताओ, 150। ग्रोथ इनका भी है, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से लाइट वाला ग्रो कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है बताओ? यस, ये अब देखो जनरेशन बाय जनरेशन क्या होंगे, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो डार्क इंसेक्ट का वैल्यू और बढ़ता जाएगा ना। और जहां पे पॉल्यूशन नहीं है वहां पर किस इंसेक्ट का ज्यादा एडेप्टेशन होगा बताओ? जो लाइट कलर का होता है। तो जनरेशन बाय जनरेशन लाइट का नंबर बढ़ता जाएगा। और यही है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहते हैं। सिंपली देख लो मैं क्या बोल रहा हूं कि डार्विन ने क्या देखा था। मैं डार्विन की बात कर रहा हूं। देखो मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक एरिया है ब्रिटेन में, जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति। अब याद कीजिए ये 1850s के आसपास की पूरी कहानी है ये। मैं डार्विन की बात कर रहा हूं। डार्विन ने ये बताया था कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हाट हैपेंड, कि मैनचेस्टर के इलाके में एक बड़े एरिया में पॉल्यूशन काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया था। और डार्विन वाज सरप्राइज्ड कि डार्विन का ऐसा बहुत ज्यादा इसमें ये एक्सपेरिमेंट बात कर किया गया है। कहने का मतलब ये था कि जिस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस समय मैनचेस्टर की एरियाज में डार्क इंसेक्ट का नंबर काफी ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया था। बट जैसे जैसे पॉल्यूशन कम हुआ, वापस उस इन्वायरमेंट में लाइट कलर वाले इंसेक्ट का नंबर क्या हो गया था, इंक्रीज कर गया था। और ऐसा क्यों हुआ वो मैंने बता दिया। देखो कि डार्क इंसेक्ट डार्क बैकग्राउंड में मैच कर जाता है, और लाइकेंस वही ग्रो करता है जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता, और वो लाइट कलर का होता है। तो जिस इन्वायरमेंट में अगर पॉल्यूशन होगा, तो देखो ये वाला केस है। देखो लाइकेन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पर लाइकेन है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन का एक पार्ट नहीं है। तो लाइकेन तो लाइट कलर का होता है। अब इसको ऐसे लिख लीजिए, आप लिख लो इसको। देखो इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म लिखिए इसको। इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म एक्सप्लेन्स दैट, देखो इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म explain that
unpolluted environment is suitable for light colored moth, while polluted environment is suitable for dark color moth because of camouflage advantage कहते हैं. देखो क्या बोलते हैं बताओ. There is term called camouflage advantage. कैमोफ्लेज क्या बताओ. बैकग्राउंड के साथ मैच करना. डार्क कलर पे डार्क बैठेगा तो प्रेडेटर को नजर नहीं आएगा. डार्क पे लाइट बैठ जाएगा तो प्रेडेटर को नजर आएगा. लाइट पे लाइट बैठेगा तो नजर नहीं आएगा. इसको कैमोफ्लेज एडवांटेज कहते हैं. तो इन द डार्क इन्वायरमेंट ये एडवांटेज किसके पास था. इन द पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट ये एडवांटेज डार्क के पास था. और अनपॉल्यूटेड में ये एडवांटेज किसके पास था बताओ. लाइट के पास था. समझ में आ रहा है. हाँ जी बच्चों. डार्क के नीचे कहाँ क्या लिखा है. ये हमने कहा कि देखो मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि दोनों एरिया में इक्वल नंबर में इंसेक्ट रिलीज किया गया. 100 लाइट 100 डार्क, 100 लाइट 100 डार्क, और ट्रैप मेथड लगाया गया वापस कैच करने के लिए उसको. तो उसने क्या देखा कि जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था वहां पे डार्क का जो कैचिंग था, देखो डार्क वाले का जो मतलब वो कैच कर पा रहा था वो ज्यादा था, लाइट वाले का नंबर कम था. यहाँ समझ में आ गया. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. ये आपके 10th क्लास के बुक में भी एग्जाम्पल समझाया गया है. समझ में आ रहा है. अभी बताऊंगा कुछ और भी चीजें वहां पर. 10th क्लास के एनसीईआरटी की बात बहुत अच्छी लिखी गई है. छोटा सा यस नहीं, बीटल्स का इंफॉर्मेशन कुछ और है, वहां कुछ और वो मेंशन करता है, वो बताऊंगा मैं आपको. ड्रिफ्ट के बारे में डिस्कस करता है. बट 10th क्लास का बुक इज वेरी गुड. अगर आप हेरिडिटी इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे आप ना, तो छोटी सी किताब है, छोटे से 2-3 पेज है उसमें, बट इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है उसमें. मुझे तो लगता है कि आपके 12th क्लास से ज्यादा बेटर अच्छे से इंग्लिश लिखा गया उसमें 10th क्लास की किताब में. तो एक बार 10th क्लास वाली बायोलॉजी जरूर पढ़ना, हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला चैप्टर. समझ में आ गया. तो इस पूरे कहानी का लब्बो लबाब क्या है. लब्बो लबाब मतलब इसका निष्कर्ष क्या है, तात्पर्य क्या है. तात्पर्य यही है कि इन्वायरमेंट उसी को सेलेक्ट करता है जिसमें सेलेक्टिव एडवांटेज होता है. लेकिन ये सेलेक्टिव एडवांटेज क्या पॉल्यूशन के बाद क्रिएट हुआ था. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या ब्रिटेन के मतलब इन्वायरमेंट में डार्क कलर इंसेक्ट पॉल्यूशन के बाद क्रिएट हुआ था क्या. ऐसा नहीं है. ये दोनों इंसेक्ट तो पहले से थे, केवल इनका नंबर चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव एडवांटेज. इस पॉइंट को ऐड कर लीजिए आप. लिख लो. देखो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, देखिए industrial melanism explain that industrial melanism मैं इसको मिटा दूं पहले. अब ये आप लोगों ने लिख लिया, इसको मिटा दूं. ठीक है. लिख लो. industrial melanism explain that both kinds of insects were present
from the beginning only its frequency, मतलब नंबर की बात कर रहे हैं आप, changes due to selective advantage. ये देखो, ये पूरे कहानी का एक समराइज पार्ट है कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म एक्सप्लेन्स दैट बोथ काइंड्स ऑफ इंसेक्ट वेयर प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो स्टार्ट से था, ओनली इट्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस ड्यू टू सेलेक्टिव एडवांटेज। फ्रीक्वेंसी मतलब आप नंबर की बात कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा कि नेचर का जो एक एक्शन होता है, नेचर एक्ट्स ऑन गिवन वेरिएशन, समझ में आ रहा है? नेचर ऑलवेज एक्ट्स ऑन गिवन वेरिएशन एंड इट विल एक्ट ऑन दोज वेरिएशन व्हिच आर फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? आप देखो, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, सिलेक्शन एक्ट्स ऑन, ये इस कहानी का इन्फ्रेंस है। देखो, सिलेक्शन एक्ट्स ऑन गिवन वेरिएशन and promote those variations which are helpful in, समझ में आ गया बच्चों? Selection acts on given variation and promote those variations which are helpful in survival. और सिलेक्शन यही देखता है कि कौन सा वेरिएशन आपको स्ट्रगल में फायदा दे रहा है। और यहां स्ट्रगल क्या था? यहां स्ट्रगल था कि हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। यही तो स्ट्रगल था ना, कि जिसने अपने आप को बचा लिया वो बच गया, और जो बचेगा वही बच्चा पैदा करेगा ना। जो मर ही गया वो बच्चे क्या पैदा करेगा? और जो काला काला बच्चा पैदा करेगा वो भी काला ही होगा। ये समझ में आ रहा ना? कि अगर ब्लैक कलर का इंसेक्ट है उसके बच्चे तो ब्लैक ही होंगे ना। आप सोच लो, एक दो अफ्रीकन कपल्स हैं, बिल्कुल ब्लैक अफ्रीकन है, मान लो अगर हस्बैंड भी वाइफ बिल्कुल ब्लैक है, वाइफ बिल्कुल ब्लैक है, अगर उसका बच्चा गोरा हो जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ डाउट हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि ब्लैक इंसेक्ट मेल फीमेल वो ब्रीड करेंगे, क्योंकि वो जिंदा है, वो बच गए हैं, तो उनका नंबर क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? और यही है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। मैं बता देता हूं, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल डार्विन ने नहीं दिया था। डार्विन के फेवर में बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया ये, और बोला कि डार्विन ने जो कहा था कि सिलेक्शन जो होता है, नेचर जो होता है, वो टाइम टू टाइम अपने वेरिएशंस को चेंज करता है। वो कोई फिक्स वेरिएशन नहीं होता कि नहीं हम हमेशा काला को ही सेलेक्ट करेंगे, गोरे को हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। सिलेक्शन का जो वेरिएशन का जो एक मतलब आप कह सकते हो कि नेचर जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरिएशंस को जज करता है कि ये वेरिएशन अभी ठीक है कि नहीं है। जो वेरिएशन अच्छा होगा उसी को आगे वो प्रोपेगेट करता है। समझ में आ गया? और ऐसा अगर मान लो होता रहेगा कई जनरेशन तक, हर बार अच्छे 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 को निकालता रहेगा वो, तो अच्छा अच्छा जमा होते होते बहुत अच्छा हो जाएगा, और बहुत अच्छा होते होते एक नया का नया पूरा स्पीसीज ही फॉर्म कर जाएगा। फिर ये होगा ना कि हर बार आप अच्छा निकाल रहे हैं, अच्छा 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 सब निकाल दिया, और बेकार वाले को एलिमिनेट कर रहे हो आप, तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन बनेगा एट लास्ट वो बहुत सारी वेरिएशन इकट्ठा हो जाएगा उसके अंदर, और अल्टीमेटली वो एक नए पॉपुलेशन में, नए स्पीसीज में क्या होगा? वो कन्वर्ट होगा। फिर अब देखो, सेकंड देखो, अब एग्जांपल में मॉस्किटो रेजिस्टेंस कहता है अगेंस्ट पेस्टिसाइड।
देखो, yes, many variations when it accumulates, generation after generation, when many variations accumulates in a population, it leads to speciation. समझ में आ गया? काफी सारे अच्छे वेरिएशंस अगर इकट्ठा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा बताओ, एक नए स्पीसीज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? चलिए अब एक और देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मॉस्किटो रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में जो रेजिस्टेंस अपीयर होता है वो क्यों होता है? तो देखो अच्छा बताओ, जैसे मच्छर की कहानी आपको पता है ना? और ये मच्छर दिन दुगना रात चौगुना इसे कहते हैं आप, ये खतरनाक होता चला जा रहा है। पहले के मच्छर थोड़े डिसिप्लिन थे, थोड़े अच्छे थे, वो अगरबत्ती जलाने से भाग जाते थे, इतने ढीठ मच्छर नहीं थे। बट टाइम टू टाइम देखिए आप, मच्छर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखो, पहले आप गुड नाइट कॉइल से काम चल जाता था, फिर लिक्विड आया, फिर लिक्विड एडवांस आता है, फिर ये आता है, फिर वो आता है, और टाइम टू टाइम आप दवाई चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप टाइम टू टाइम अपने दवाई को चेंज कर रहे हो, और नेचर उस मच्छर को प्रमोट करता जा रहा है कि जिस मच्छर में उसके अगेंस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस होते थे। जैसे मैं बता, देखो मान लो, यहाँ देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे 100 मॉस्किटो है, और यहाँ पे हमने कोई ड्रग ए यूज किया, और हमने क्या देखा, कुछ समय के बाद उस जगह पर केवल 5 मॉस्किटो रह गया, और 95 यहाँ पे मान लो मर गए। तो ये 5 मॉस्किटो क्या है बताओ, जो रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ड्रग। देखिए, इस मच्छर को अपना औकात पता नहीं था कि मैं कितना क्या हूं, ये औकात आपने बता दिया मच्छर को कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, देखो 95 तो मर गया ना, अब 5 ही बचे हो। अब इस 5 को बताओ, रिसोर्स ज्यादा मिलेगा, ये 5 जो है ये ज्यादा रिसोर्स यूज करेगा, और नेचर का एडवांटेज इसके पास है, 5 के पास। और इस 5 ने क्या किया, देखते ही देखते उसी एरिया में उसने 5000 5 ने मिलकर, अब इसमें मेल फीमेल दोनों होगा, इस 5 ने रातों रात इतनी बड़ी कहानी वो लिख दी। 5 मच्छर से 5000 मच्छर आ गए, और ये सब के सब इस ड्रग से क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंट होगा, होगा ना? तो आपका एक दवाई तो फेल हो गया, ड्रग ए। अब आप ड्रग ए यूज कर रहे हो उसको मारने के लिए, और ये डबल खून पी रहा है आपका। पहले तो 2 लीटर पी रहा था, अब ये 10 लीटर पी रहा है खून आपका। तो अब क्या करेंगे बताइए, इस 5000 को किल करने के लिए फिर हमने ड्रग यूज किया, बी, नया दवाई बनाया आपने। क्या हुआ कुछ समय के बाद, देखो ऐसे, अब 4500 मर गए, और बच गए कितने बताओ, 500, मात्र 500। और ये 500 वो मच्छर हैं जो इससे भी क्या बताओ, रेजिस्टेंट है ना? अब ये 500, इसने एक नई कहानी लिख दी, देखो अब ये हो गए 50,000। ये लीजिए, आप बनाइए दवाई और नेचर बनाएगा मच्छर। नेचर हमेशा एक ऐसे मच्छर को आपने सामने खड़ा कर देगा जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, और ये मच्छर को पता नहीं है। देखो, उस मच्छर के लिए चेंज ऑफ एनवायरनमेंट क्या था बताओ, दवाई का बदलना। हाँ, दवाई से नहीं जीत पाएंगे आप ताली मारिए या
अपने आप को बचाइए। यू कैनॉट डिफीट मॉस्किटो बाय केमिकल वॉर। आप रासायनिक हथियार से मच्छर से नहीं जीत सकते, आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक रैकेट वगैरह भी ठीक है, बट उसके लिए भी देखना कुछ मच्छर मैंने देखा है, कुछ मच्छर क्या होता है, मरता नहीं, जब घूमने लगता है जोर जोर से, डांस करने लगता है अगर रैकेट से मारते हैं उसको, और बाद में उड़ भी जाता है वो। तो इसका मतलब ये है, हाँ सही बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन यहां पर ये है कि कौन सा इंसेक्ट रेजिस्टेंस है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा बताओ? ये पता चलेगा आफ्टर चेंजिंग द एनवायरनमेंट। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट नेचर को मौका देता है फेवरेबल वेरिएशन को सिलेक्ट करने का। देखो ये एक इन्फ्रेंस, देखो देखो, चेंजिंग एनवायरनमेंट, याद रखना इसको, चेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स नेचर to act on favorable variation। याद रखिएगा, तो इन्वायरमेंट का जो चेंज होता है वो नेचर को एक मौका देता है कि आप अपने फेवरेबल को निकालिए। अब ना आप इतनी दवाइयां बनाते, ना इतने तरह के खतरनाक खतरनाक मच्छर आते। और याद रखना, ऐसे प्रोसेस को एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी कहा जाता है। इसको ह्यूमन इंड्यूस्ड, देखो इसको ह्यूमन इंड्यूस्ड नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। इतने तरह के मच्छर बनाने में नेचर का तो रोल है ही, लेकिन आपका भी इसमें योगदान है ना। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अभी आएगा बैक्टीरिया वगैरह पे जो, अभी इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के मच्छर को बनाने के लिए क्या नेचर रिस्पॉन्सिबल है केवल? नो। ना आप इतनी दवाइयां बनाते, ना नेचर को वेरिएशन पे एक्ट करने का मौका मिलता। नेचर उसी वेरिएशन पे जब ज्यादा प्रेशर करता है, जो अब फेवरेबल हो जाता है, जो जिसमें रेजिस्टेंस लेवल काफी ज्यादा है, और नेचर को वो मौका कब मिला जब आपने काफी ज्यादा मच्छर मार दिए। और मैं क्या बता रहा हूं, देखो तो चेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स नेचर टू एक्ट ऑन फेवरेबल वेरिएशन। अब ये बताओ, अब ये बताइए आप, क्या थर्ड वाला ऑब्वियस सी बात है, ये बताओ, जो ये इसका जो जीन्स था वो यहां ट्रांसफर हुआ ना, तो ए का जीन तो यहां भी आएगा, इसका जो जीन है वो यहां ट्रांसफर होगा। देखो तो हर बार पुराने वाले जीन तो ट्रांसफर होंगे ना। समझ में आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि जो नया बनेगा उसमें तो वो वाला जीन ऑलरेडी ट्रांसफर हुआ है, और एक नए जीन्स को और आपने प्रमोट कर दिया। यस ऑब्वियसली, वो ए से भी रेजिस्टेंट होगा और बी से भी रेजिस्टेंट होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप आज के टाइम पर वो मॉस्किटो कॉइल यूज करें मच्छर भगाने के लिए, तो काम चल जाएगा आपका? नहीं चलेगा। मच्छर इतना खून पी लेगा आपके बॉडी से कि आप मच्छर बन जाएंगे। फिर समझ में आ रहा है क्या, समझ मैं क्या कह रहा हूं? और जिसमें आपका योगदान है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं बताओ? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहा जाता है। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैन मेड सिलेक्शन है ये। नेचर का सिलेक्शन तो है ही, बट इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस भी है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या बताओ? दवाई का बनाना। और ये केवल मॉस्किटो की बात नहीं कर रहे आप, देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देखो, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट कहते हैं।
एग्रीकल्चरल क्रॉप में पेस्ट से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए आपने बहुत तरह की दवाइयां यूज करी हैं पहले से और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या पेस्ट खत्म हो गए क्या? टिड्डी दल आया था अभी ना पाकिस्तान से, और टिड्डी दल ने क्या किया? देखो, टिड्डी दल आए थे ना उधर लाहौर से, और वो पीओके से आए थे टिड्डी दल। अब देखो क्या है, अब लोग यहां तक कहते हैं कि नहीं वो पाकिस्तान ने जबरदस्ती पैदा कर दिया। अरे पाकिस्तान क्या करेगा इसमें? ये नेचर का किया हुआ काम है भाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या करेगा इसमें? हाँ बिल्कुल सही बात है, गिग्रियस पेस्ट है ये, लिखा हुआ है लोकस्टा, लोकस्टा। तो ये जो लोकस्टा दिन दिन हर बार ये स्ट्रॉन्गर होता चला जा रहा है, क्या ये केवल नेचर का किया हुआ एक्शन है क्या? आप उस इंसेक्ट को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से केमिकल छीट रहे थे, आप पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप। हो सकता है कि उसमें 10 लाख इंसेक्ट आए थे और 9 लाख मर गए और 1 लाख वापस पाकिस्तान चला गया, मान लो 1 लाख वापस चला गया पाकिस्तान, और वो 1 लाख वो इंसेक्ट थे जो उस दवाई से क्या बताओ रेजिस्टेंट था। अब वो पाकिस्तान गया है, वापस वहां लाखों बच्चे पैदा करेगा वो, और अगली बार फिर वो लाख आपकी कंट्री में आएगा, आपके हेलीकॉप्टर से दवाई छीटेंगे आप। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप दवाई बनाते रहिए और नेचर पहलवान पहलवान मच्छर बनाता रहेगा, पहलवान पहलवान इंसेक्ट बनाता रहेगा, एंड यू कैनॉट डिफीट द एक्शन ऑफ नेचर। नेचर का बिलवेड है मच्छर, मक्खी, आप नहीं है। आप तो नेचर के लिए आप अभिशाप हैं, अभिशाप। आप वरदान नहीं है नेचर के लिए, नेचर के लिए आप सबसे बड़े दुश्मन हैं, पता है? ह्यूमंस का जो सिलेक्शन है वो बहुत कम है। अगर आप आर्टिफिशियल चीजों पे जिंदा ना रहें तो आपका तो हैप्पी बर्थडे हो गया बहुत पहले ही। आपने जो भी अपने आसपास क्रिएट किया हुआ है जिंदा रहने के लिए, ये मैनमेड सिस्टम है। इंसेक्ट का जो भी है वो नेचुरल है, वो नेचर के रूल को फॉलो करता है। हम नेचर के रूल को फॉलो नहीं करते, हमें जो चाहिए हम बना लेते हैं। नेचर का क्या फर्क पड़ना है इससे आपको मतलब नहीं है। यस, यू आर अगेंस्ट नेचर 100%, and human beings will be badly affected by any kind of natural change. If we talk about the glacier melting की बात करें या किसी भी तरह की बात करें, आप सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, वो आदमी का है, क्योंकि हमने नेचर के किसी रूल को फॉलो नहीं किया। समझ में आ रहा है? और नेचर क्या करेगा? एक तुर्रा छोड़ देगा, तुर्रा। जैसे छोटा छोटा ये देखो तुर्रा क्या था कि कोरोना वायरस, नेचर का तुर्रा है ये कि लो तुम एटम बम बनाओ, तुम हाइड्रोजन बम बनाओ, ये लो मेरा छोटा सा अदृश्य बम, अब खेलते रहो इस बम के साथ। कितने आप लाचार हैं, कितने आप क्या कह सकते हैं। आप देखो ह्यूमन बींग्स का क्या पावर है। आप एक वायरस के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो वायरस नेचर का एक बहुत छोटा सा नमूना था। तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आप नेचर के साथ अगर रन करोगे, नेचर के सिस्टम के साथ चलेंगे आप, तो आपका सिलेक्शन बढ़िया होगा। चलेंगे आप तो नेचर कभी भी आपको जब चाहेगा यूं एलिमिनेट कर देगा। ये बताओ, वॉल्केनिक इरेप्शन होता है या या कहते हैं फॉरेस्ट फायर होता है, या फिर कोई सुनामी जैसा चीज आता है, तो इससे मच्छर मरता है क्या? लाखों लाखों करोड़ों में आदमी निकल लेते हैं। अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, 135 करोड़ की आबादी है, 15-20 करोड़ निकल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ना है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करें कि यूरोप में अगर ऐसा सुनामी आ गया तो पूरा यूरोप ही खत्म हो जाएगा, फिर इंडिया वाले सारे पहुंच जाएंगे यूरोप में कि यस नाउ आई एम हियर, नाउ यूरोपियन कंट्री इज ऑक्यूपाइड बाय इंडियंस। तो चलिए आप, हाँ सब कुछ नश्वर है और आप भी नश्वर हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? तो डोंट गो बियॉन्ड नेचर, आपको नेचर के साथ सारा चीज करना है, और जिस प्रोसेस में आपका इंटरफेरेंस होगा उसी को कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैनमेड सिलेक्शन कहा जाता है इसको। क्लियर? तो देखो ये दो, ये तीन थे, देखो नंबर 4 देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो।
resistance in, sorry, bacteria, not mosquito. देख लो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। अच्छा बताओ, एंटीबायोटिक जानते हैं आप? हम लोग ऐसे ही भुंजा भुंजा की तरह खाते हैं इसको कि कुछ नहीं हुआ चलो 2 एंटीबायोटिक खा लेते हैं। और इंडिया में जानते हैं आप कि 99% लोग यहाँ डॉक्टर हैं, डिग्री हो या ना हो। हमारे देश में ये बड़ा एक पैरासिटामोल तो छोड़ दीजिए आप, एंटीबायोटिक्स 650 mg का 2 खा लेना सुबह शाम खाने के बाद, चाहे कुछ भी हो, जुकाम हो रहा हो, सर्दी हो रहा हो। नहीं, झोला छाप तो सभी हैं यहाँ पे, हर घर में झोला छाप बैठे हैं। और कई डॉक्टर तो एमबीबीएस के बाद भी झोला छाप ही हैं, मैं बता देता हूँ आपको। समझ में आ रहा है मतलब? तो कहने का मतलब ये है यार ऐसे मत कटकाओ गुरुकुल के पैर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां दवाई खाने के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। आपको जो मन करे आपको दवाई की दुकान से मिल जाएगा, आपको जो चाहिए। एंटी कैंसर ड्रग देना भाई क्यों? तुमने एक सिम्टम आ रहा है कैंसर का, अच्छा एंटी कैंसर ड्रग चाहिए, ये लीजिए, ये पूरा एक पत्ता दे रहा हूं, सुबह शाम 3 बार खा लेना। दवाई का दुकानदार भी दे देता है आपको ऐसे ही। दवाई के दुकानदार ने आपको कैंसर की दवाई दे दी, ये जाइए। तो हमारे कंट्री में डॉक्टरों की कमी नहीं है। और आजकल जो कोरोना का टाइम चल रहा है, हर घर में वैद्य बैठे हैं। कोई बोलेगा कि कद्दू का झोल पी लो, कोई बोलेगा कि अदरक का वो पी लो, कोई बोलेगा ये पी लो, कोई बोलेगा वो पी लो, और कोई बोलेगा 2-4 एंटीबायोटिक ही खा लो। कह रहा है ना? तो इससे क्या होगा बताओ? कितने बेवकूफों को ये पता नहीं है कि कोरोना वायरस है, एंटीबायोटिक क्या करेगा उसमें। अच्छा बताओ, अगर कोई कहे कि तुम एंटीबायोटिक खा लो, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होता है ना, कि वायरस के लिए होता है। तो आपको क्या लगता है कोई एंटीबायोटिक फायदा करेगा कोरोना के लिए? क्या कोई फायदा नहीं करेगा। बट स्टिल लोग हमारे यहाँ एंटीबायोटिक खा रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया एंटीबायोटिक खाने के लिए। मच्छर मारने की दवाई, जो आप कहते हैं ना मच्छर का जो एंटी मलेरियल ड्रग था, वो ड्रग कैसे काम करता है ये पता नहीं है। लेकिन इंडिया विश्व गुरु बना हुआ है, मलेरिया का ड्रग से हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं। कुछ हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, चलो ठीक है, यही करते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं कि आप डे बाय डे किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, किसी बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए आप जो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, जिस समय उसकी जरूरत पड़ेगी वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अगर जब जरूरत पड़ गया आपको, क्योंकि आपने इतना एंटीबायोटिक पहले से खा लिया है कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है उससे। समझ में आ गया? देखो इसको पुलकित को बवासीर वाला कहां से देख, पुलकित को आई रिमेम्बर बवासीर जड़ से खत्म। हाँ भाई देखो, और ये हरियाणा में कुछ ज्यादा ही है बवासीर का प्रॉब्लम। ये हरियाणा में कुछ ज्यादा ही है। उधर वो चरखी दादरी और उधर साइड में मैंने देखा था बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे बवासीर वाले। आई डोंट नो व्हाई। तो शायद हरियाणा में लोग दूध दही ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा इंटेक नहीं करते, थोड़ा सा इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो यहाँ देखो, तो मैंने क्या बताया देखो। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये ज्यादा खतरनाक है। और बता दूं आज के समय पर यहाँ तक ये तक कहा जा रहा है कि आप जो ये केएफसी में बैठ के मुर्गा खाते हैं ना, लेग पीस, केएफसी में बैठ के जो आप चिकन खाते हो, जो भी खाते हैं, उस चिकन को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है और वो उस मुर्गे के थ्रू आपके बॉडी में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपका बॉडी की इम्यूनिटी उससे घटती जा रही है। ये लोगों का कहना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये लोग ऐसा मान रहे हैं कि जितने ये मोटे तगड़े तगड़े वाले मुर्गे होते हैं ना, मोटे तगड़े बनाने के लिए इसमें दवाइयां दी जाती हैं, इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है और वो एंटीबायोटिक उस मुर्गे के थ्रू आपकी बॉडी में आता है और आपका बॉडी उस एंटीबायोटिक से धीरे धीरे क्या हो गया बताओ, रेजिस्टेंट हो गया। एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर लॉन्गर हेल्थ। समझ में आ गया?
बेटा अब नॉर्मल है कि नहीं है ये आप केएफसी वाले से पूछने जाते हो क्या कि तुम मुर्गा कहाँ से लाए, ऑर्गेनिक मुर्गा है कि नहीं? क्या केएफसी वाला बताता है कि ये मुर्गा ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक मुर्गा है ये? हाउ एंटीबायोटिक मेक द मोटा? वेरी गुड। अरे एंटीबायोटिक होगा तो इन्फेक्शन कम होगा मुर्गे में ना, और इन्फेक्शन कम होगा, बीमारियां कम होगी तो मुर्गा अच्छा खासा हेल्दी होगा। समझ में आ गया? हाँ जी, तो ये चीज याद रखिएगा। और देखो, अच्छा बताओ, जैसे ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स में अगर आप ओटी के अंदर बैठे हैं, ओटी में बैठे नहीं, ओटी में लेटे हैं आप, और उस समय अगर आपको कोई सर्जरी के समय कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ओटी का जो बैक्टीरिया होता है, ओटी का जो माइक्रोब्स होता है, वो बड़े खतरनाक होते हैं, वो लेके ही मारेगा फिर आपको। अगर ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन हो गया सर्जरी के समय, तो वो ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं जो किसी भी तरह के एंटीसेप्टिक से रेजिस्टेंट हैं। क्योंकि देखो ये बताओ, हॉस्पिटल्स में कितनी साफ सफाई की जाती है, इतने केमिकल्स दिए जाते हैं, उसके बाद भी वहां बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया हर केमिकल से रेजिस्टेंट है। और ऐसे बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में चले आए, किसी तरह का दवाई अब आपके ऊपर काम नहीं करेगा, और वो इन्फेक्शन आपको हैप्पी बर्थडे की तरफ ले जाएगा। तो ऑपरेशन थिएटर के जो इन्फेक्शन होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरस हैं जो हर तरह के केमिकल से क्या बताओ रेजिस्टेंट हैं। यस, इट विल रिजल्ट इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वैसे इंडिया में तो ओटी वगैरह आप जानते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारा बॉडी वैसा इम्यून हो गया है कि अब तो यहाँ पे टॉर्च में सर्जरी हो जाता है। लाइट नहीं है कोई बात नहीं, खिड़की खोल दो, टॉर्च जलाओ और पेट फाड़ के निकाल दिया बच्चे का उससे। तो इंडिया में सब कुछ होता है। डोंट वरी, वी आर वेरी मच रेजिस्टेंट बाय द नेचर ओनली। यही तो कहते हैं कि दुनिया के लोग बड़े परेशान हैं कि इंडिया में लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, क्योंकि हमने नेचर को इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, तो नेचुरली इम्यूनिटी हमें बना हुआ है। देखो अमेरिका में कितने लाख निकल लिए कोरोना की वजह से, इंडिया फिर भी अभी बेटर कंडीशंस में है। कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी है, उनके अगेंस्ट ज्यादा है आप में। हाँ, इंडियंस आज जुगाड़ू तो होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडियंस काफी सारे जुगाड़, हर जगह जुगाड़ लगा देते हैं। चलिए, तो ये मैंने क्या बता दिया, देखो ये था एग्जाम्पल्स इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और भी देखो, इवन आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, आप देखेंगे डार्विन फिंचेस जो है, फिंचेस, ये तो डार्विन ने ही दिया था। तो ये फिंचेस भी एक तरह का, ऑल्दो ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, बट रेडिएशन भी एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन ही तो है। समझ में आ गया बच्चों? अब डार्विन से लोगों ने पूछा कि डार्विन साहब ये बताइए, जिराफ का गर्दन लंबा कैसे हुआ? आपने लेमार की तो लगा दी लंका, बट आप ये बताइए कि जिराफ का गर्दन लंबा कैसे हो गया? तो डार्विन ने समझाया फिर इसको कि देखो ऐसा है कि हर जनरेशन में वेरिएबल्स हाइट का नेक का पार्ट होता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। बट सेलेक्टिव एडवांटेज हमेशा उस जिराफ को होगा जिसका गर्दन पहले से ज्यादा लंबा है, और नेचर ऐसे वेरिएशंस पे और एक्ट करता है, धीरे धीरे उसे और अच्छा करता है, और धीरे धीरे उसका गर्दन का हाइट क्या हुआ, लंबा होता चला गया। इसका मतलब ये नहीं था कि सबके सब छोटे थे, सबके सब बड़े हो गए। डार्विन ने क्या कहा कि वेरिएशंस रैंडम होता है, हर तरह का वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन का चुनाव, उस वेरिएशन का कौन सा वेरिएशन अच्छा होगा, ये डिपेंड करता है नेचर के प्रोसेस पे। चेंज ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं इसको। यस, वेरिएशन स्लोली होता है, ये डार्विन ने भी कहा था। और उसने क्या कहा कि हर तरह के वेरिएशंस होते हैं, बट कौन सा वेरिएशन प्रमोट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल चेंज एंड द एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? Every kind of variation is present every time, but how much it will be promoted, it depends upon the environmental selection. और धीरे धीरे क्या हो बताओ, जिराफ का गर्दन
लंबा हो गया। ये किसने बताया था? डार्विनियन थ्योरी ने। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और डार्विन ने बहुत कुछ गलत तो नहीं बताया था, बहुत कुछ सही बताया था, बट इसके बावजूद भी कई सारे डिमेरिट्स हैं डार्विनियन थ्योरी के। लिख लो आप, डिमेरिट्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप, डिमेरिट्स ऑफ डार्विन थ्योरी। जो इसके अब डिमेरिट्स हैं डार्विनियन थ्योरी में, देखो वो क्या है। फर्स्ट देखो, नो आइडिया अबाउट source of वेरिएशन। वेरिएशन कहां से आता है इसके बारे में डार्विनियन कॉन्सेप्ट में कुछ आइडिया नहीं था कि वेरिएशन आता कैसे है, नो आइडिया। नंबर 2, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट मेनी discontinuous वेरिएशन। जैसे उसने कहा मान लो कि हर प्लांट का हाइट यही है, मान लो ऐसे, और कोई प्लांट अचानक इतना लंबा हो गया। बोला कि एक प्लांट इतना लंबा कैसे हो गया इतने ग्रुप में से? ये तो एक तरह का डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ना, ऐसा कैसे हो गया? तो डार्विनियन थ्योरी में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ऑल्दो डार्विन ने एक टर्म यूज किया था, स्पोर्ट। उसने कहा कि इस काइंड के वेरिएशन को स्पोर्ट्स कहते हैं, और ये जो स्पोर्ट होता है इसका इसका इवोल्यूशन में कोई यूज नहीं है, मतलब स्पोर्ट इज यूजलेस इन द टर्म ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने भी ऐसे वेरिएशंस को देखा था जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। डार्विन ने इसके लिए एक टर्म यूज किया था, स्पोर्ट, और कहा कि ये जो स्पोर्ट होता है इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता। तो नो एक्सप्लेनेशन अबाउट मेनी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। थर्ड देखो, हाउ मेनी unfavorable variation are also transmitted। बहुत सारे ऐसे अनफेवरेबल वेरिएशंस भी हैं जो ट्रांसमिट होता है, वो कैसे होता है, नो आइडिया। नंबर 4, नो आइडिया अबाउट एक्चुअल mechanism of inheritance। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि डार्विन ने मेंडल्स के थ्योरी को इग्नोर किया था, तो पता है आपको। तो एक्चुअल में इनहेरिटेंस कैसे होता है, ऑल्दो मैंने कहा था कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस बताया था, लेकिन वो सही नहीं था, तो ये भी आइडिया नहीं था। देखो इसमें, फिर देखो उसने क्या कहा, नंबर 5, नो आइडिया अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन। नंबर 6, नो आइडिया अबाउट अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। उसने क्या बताया कि मान लो एक लायन और लाइनेस के 5 कब होते हैं, एक ही समय 5 बच्चे होते हैं उसके, और उस 5 में से 3 जिंदा रहता है
और तो मर जाता है। बोला कि एक ही कपल के 5 बच्चे हो रहे हैं, तो 3 तो फिट होके अराइव ही हुआ है, सर्वाइवल की तो बात बाद में है। 2 फिट क्यों नहीं था जब एक ही समय में 5 बच्चे आ रहे हैं, एक ही कपल के बच्चे हैं वो, तो 3 तो फिट होके अराइव हुआ है और 2 अनफिट पहले ही खत्म हो गया वो, तो इसे कहते हैं अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो फिट होके अराइव कैसे हुआ? और इसके बारे में भी डार्विनियन थ्योरी में कोई आइडिया इसका नहीं था। तो ये कुछ मेजर डिमेरिट्स थे, किसके बताओ? डार्विन्स के थ्योरी का। समझ में आ गया आपको? और बाद में जो एक कॉन्सेप्ट आया है नियो डार्विनिज्म का, वो इसी चीज को ठीक करता है कि जो जो डिमेरिट्स थे डार्विन्स की थ्योरी का, उसी डिमेरिट्स को बाद में ठीक किया गया। लेकिन डार्विन्स के थ्योरी के जस्ट बाद एक और नाम आता देखो, और वो है हीगो डेवरेज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी कहता है। अब हम नेक्स्ट जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे हीगो डेवरेज के बारे में। हीगो डेवरेज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। I all discussed about डार्विनियन थ्योरी। अब मैं बताऊंगा आपको हीगो डेवरेज के बारे में, और फिर बाद में बताऊंगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है इवोल्यूशन का। समझ में आ गया?